अब ऐड कर दिया ना, तो ये इसमें आ ही रहा बैकग्राउंड में, इधर से डाउन इधर नहीं, ये औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, नहीं हुआ जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाउनलोड किया है मैंने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सायरा सईद और सावी बैठक में हम सबको खुशामदीद कहते हैं। हमारे जितने भी नाज़रीन हैं और जिन्होंने हमें ज़ूम पे ज्वाइन किया, उन सबको खुशामदीद। आज की बैठक जो है वो अदरक पे और दूसरी सब्जियात पे, जैसे कि आलू हैं, मटर हैं, इन पे हम बात करेंगे। अदरक का नाम स्पेशली इसलिए लिखा है क्योंकि पिछले कुछ सालों में देखा गया कि अदरक जो है वो हमारे हर घर की ज़रूरत है, लेकिन हमें पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी हैं कि हम अदरक की काश्त जो है वो नहीं कर सकते थे। लेकिन कुछ अरसे से पाकिस्तान में जो है इस पे तजर्बात चल रहे थे, इसमें जिसमें अयूब का शोबा सब्जियात जो है वो काफ़ी उनकी खिदमात सर अंजाम दी और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हम पाकिस्तान में अदरक की काश्त जो है वो उसका कामयाब तजर्बा कर चुके हैं। हम इसको अदरक को पाकिस्तान में काश्त कर सकते हैं। चूँकि इसकी काश्त का वक़्त अभी लेट है, थोड़ा आने वाला है, लेकिन इसमें ये है कि हम काश्तकारों को ये रहनुमाई दे सकते हैं कि किस तरह से काश्तकार जो अदरक की काश्त जो है वो कर सकते हैं और जो हमारा इसको इम्पोर्ट करने में इतना खर्चा था तो उसको खुद काश्त करके मुनाफा कमा सकते हैं। आज की बैठक के लिए इसके बारे में डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ आमिर लतीफ़ साहब हैं, जो कि शोबा सब्जियात में साइंटिफिक ऑफिसर हैं और जिंजर स्पेशलिस्ट भी हैं। इन्होंने ही जिंजर को जो है वो अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में उसको ग्रो किया है। तो आज हम इनसे जानेंगे। उसके साथ हमारे साथ मकसूद जट साहब हैं, जो कि बहुत ही अच्छे प्रोग्रेसिव फार्मर है। उसके अलावा पोटैटो एसोसिएशन जो है उनके उसके डायरेक्टर या चेयरमैन भी आप कह लें तो बोलिए। जी अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। सर आप म्यूट हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को बताएं कि अदरक की काश्त जो है वो पाकिस्तान में किन क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से पॉसिबल नहीं थी और अब जो है वो काश्तकार जो वो क्या क्लाइमेटिक कंडीशन खुद से आर्टिफिशियली हमें जो है वो करनी पड़ती है अदरक की काश्त के लिए, या इसका क्या प्रोसीजर है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच मैडम। सबसे पहले तो इसका बेसिक जो हमारा ये जो क्रॉप है ना जिंजर, ये ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट की क्रॉप है। यानी कि अगर हम बात करें तो इससे माइल्ड वेदर चाहिए ये, और पूरे ईयर की क्रॉप होने की वजह से ये जो हमारी जो जिसे हम कहते हैं विंटर की हार्श क्लाइमेट और समर की हार्श क्लाइमेट, ये दोनों से मुतासर होती है। तो इसके लिए हमें फिर क्या करना पड़ता है कि इसको अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन लेके जाना पड़ता है, या जैसे हम सिंपली कह सकते हैं अंडर टनल कंडीशंस। तो उसमें करते हम ये हैं कि इसके ऊपर टनल के ऊपर शेड प्रोवाइड करते हैं, जो यूवी लाइट पूरी आ रही है उसको 70% रिड्यूस कर देते हैं, यानी कि 30% लाइट अलाउ की जाती है। तो फिर इसकी काश्त मुमकिन है। यानी कि अभी तक जो हम इसकी ओपन कल्टीवेशन के लिए कोई भी ऐसी वैरायटी या जर्म प्लाज्म हमारे पास मौजूद नहीं है कि हम इसको ओपन लगाएं और कामयाब हो जाएं। लेकिन बेसिक अगर मैं दिखाऊं, अगर मैं आप मुझे अलाउ करें तो मैं कुछ स्लाइड्स अगर शेयर कर दूं मैडम। या आमिर साहब आप को होस्ट हैं, प्लीज कीजिए। जी जी। और आमिर साहब थोड़ा सा अगर उर्दू में ज्यादा बता दीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आई थिंक क्योंकि हमारा जी जी ज्यादा ऑडियंस इंशाल्लाह। जो है हमारे जो जितने भी देखने वाले हमारे हैं नाजरीन सब जी जी इंशाल्लाह। किसान हजरात होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उर्दू वाली ही बात करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी जी। इसको फुल कर लें सर। अच्छा जी, ये जो चलो। मैं बेसिकली, हाँ जी, यहाँ पे बताना ये चाह रहा हूँ कि इसमें जो 10 मंथ्स की क्रॉप है, और हमें इसके 4 जो बुनियादी इसके बेसिक रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें कि 4 ऐसी चीजें हैं जो दरकार है इसकी प्रॉपर प्रोडक्शन के लिए। अगर हम बात करें तो सबसे मेजर फैक्टर जो इसमें है वो रेनफॉल का है। यानी रेनफॉल इसे 2500 मिलीमीटर से लेके 3000 मिलीमीटर तक रिक्वायर्ड होती है। और टेम्परेचर की बात करें तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे इसकी ग्रोथ स्टॉप होती है और 32 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर इसकी ग्रोथ इफेक्ट होती है।
और ह्यूमिडिटी की बात करें या हवा में नमी की तनासब की बात करें तो वो 70% हवा में नमी को ये लाइक करता है। जिस तरह जितनी नमी कम होती जाएगी उतना इसके लिए प्रॉब्लम है। अगर इससे नमी ज़्यादा होगी तो फिर भी बीमारियों का जो हमला होता है जिसकी वजह से क्रॉप भी मुतासर होती है। तो 60 से 70 या 80 जो रेंज है वो इसके लिए आइडियल है। सॉइल पीएच की बात करें तो 5.7 से लेके 6.5 इसे रिक्वायर्ड है। अब हम अगर पाकिस्तानी क्लाइमेट की बात करें या पाकिस्तान की सॉइल्स की बात करें, स्पेशली पंजाब की हम बात करेंगे, तो उसमें रेनफॉल हमारे यहाँ इतनी अवेलेबल नहीं है। और बाकी तीनों फैक्टर्स रेनफॉल के साथ लिंक्ड होते हैं कि अब अगर मैं फैसलाबाद की बात करूं तो एनुअल एवरेज रेनफॉल फैसलाबाद की 350 से 400 मिलीमीटर के राउंड है, जो कि वेरी वेरी लो है जिंजर प्रोडक्शन के लिए। टेम्परेचर की अगर बात करें तो हमारे यहाँ टेम्परेचर 45 प्लस चला जाता है समर के अंदर, और विंटर में अगर देखा जाए तो टेम्परेचर हमारा वो समटाइम ज़ीरो भी हो जाता है, और कई दफ़ा कोई साल ऐसा भी होता है कि माइनस में भी चला जाता है। ह्यूमिडिटी की बात करें, हवा में नमी के तनासुब की बात करें, तो अगर हम देखें कि मई जून के जो हमारे महीने होते हैं उसमें 25% से भी लो ह्यूमिडिटी हो जाती है। हवा में नमी का तनासब उससे भी नीचे गिर जाता है और जिंजर के लिए वो बड़ा लीथल होता है। तो सॉइल पीएच अगर देखें तो बहुत सारे फार्मर्स जिन्होंने सॉइल अपनी रिपोर्ट करवाई होती है वो उन्होंने बखूबी से वाकिफ होंगे कि 8 पीएच से ऊपर है हमारी सॉइल्स की पीएच। तो इसमें ये होता है कि इसका रूट सिस्टम इन नेचर यानी कुदरती तौर पे इसका रूट सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है कि ये हाई पीएच के ऊपर न्यूट्रिएंट्स को अपटेक कर ले। अच्छा, ये मतलब हमें 4 फैक्टर्स या जिसे हम कहेंगे अवामल, उनको समझने की ज़रूरत है कि अगर ये 4 फैक्टर किसी तरह कहीं भी अवेलेबल हो, चाहे वो पाकिस्तान है, वो इंडिया है, चाइना है, तो ओपन कंडीशन में अगर ये फैक्टर पूरे हो जाए तो ओपन में अदरक हो जाएगा। अगर हम इसको टनल कंडीशन के अंदर इसके करीब करीब ये फैक्टर करने की कोशिश करें तो उससे फिर ये होता है कि इसकी प्रोडक्शन को हम अटेन कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको कैसे करना है, हमने पाकिस्तान के अंदर कैसे करना है? हाउ कैन वी ग्रो इन पाकिस्तान क्लाइमेट के, पाकिस्तान के क्लाइमेट में कैसे ग्रो कर सकते हैं? तो उसमें एक सेमी कंट्रोल्ड, ये पिक्चर भी आप देख सकते हैं, सेमी कंट्रोल कंडीशन है। वो टमाटर, खीरा, जो सब्ज मिर्चें हैं या शिमला मिर्चें ग्रो करते हैं, वो फार्मर्स क्या करते हैं कि सर्दियों के अंदर पॉलीथीन शीट डाल के जो हमारी समर वेजिटेबल्स हैं उनकी अर्ली प्रोडक्शन लेके उससे मुनाफा कमाते हैं। अच्छा, जिंजर के केस में हमें क्या इसमें करना होता है कि हम पॉलीथीन शीट का इस्तेमाल नहीं करते, उसकी जगह शेडिंग नेट का इस्तेमाल किया जाता है। शेडिंग नेट में अगर हम देखें कि हमारे पिछले 5 साल से डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में जो अब चीज़ें फाइन हुई हैं, हम उसकी आज ज़्यादा उस पर फोकस करेंगे कि ब्लैक नेट जो होता है वो 70% शेड का, उस पर हमें सबसे अच्छे रिजल्ट मिले हैं। हमने ये उसके बाद अगर देखा जाए तो ये देसी जो हमारे कान्ने की सिरकियां होती हैं, सरकंडे की सिरकियां, उसके नीचे भी क्रॉप अच्छी होती है, लेकिन जो हमारी लोकल ग्रीन नेट है उसके नीचे क्रॉप बैडली इफेक्ट होती है और बुरी तरह जो है ना वो फेल हो जाती है। अच्छा, इसे पार्शियल शेड चाहिए। पार्शियल शेड से मुराद ये, जैसे मैंने कहा कि 100% इसे यूवी नहीं देंगे, इसे 70% यूवी रोक के 30% लाइट अलाउ की जाएगी नीचे, और नेट इस तरह का होना चाहिए जिसमें से एरेशन भी हो। तो ब्लैक नेट 70% थाईलैंड का अब पाकिस्तान में अवेलेबल है। ये पिछले 2 साल से हमने एक्सपेरिमेंट्स इस पे किए हैं, सक्सेसफुली सबसे अच्छे रिजल्ट्स इस पे मिले हैं। तो ये डालने के बाद फिर आप उसमें ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, फिर ये अगर मैं इसकी जनरल बात करूं तो आजकल देखा जाए तो इसकी टाइम ऑफ सोइंग की अगर हम बात करें, सबसे जो बुनियादी पॉइंट ये है कि वक्त काश इसका क्या है, तो वो हमने काश इसको करना होता है फरवरी की जो 15 तारीख होती है, मिड फरवरी के बाद इसका टाइम शुरू हो जाता है, और उससे मार्च का पूरा महीना, मार्च के से फिर हम लेट नहीं करते। प्रेफरेबली ये करते हैं कि 15 फरवरी से लेके 15 मार्च तक इसकी काश को मुकम्मल कर लिया जाए। उसमें सबसे इस वक्त अगर करंट हम देखें सिनेरियो ये है कि जो लोग अगले साल
जिंजर काश्त करना चाहते हैं और उनके पास लैंड अवेलेबल है और फ्री है, तो वो इस वक्त उसकी तैयारी के ऊपर वो काम कर सकते हैं। तैयारी में थोड़ी सी मोटी मोटी चीज़ें इसकी मैं बुनियादी यहाँ पे अर्ज कर देता हूँ कि लैंड प्रिपरेशन में सबसे पहले आपने ये करना है कि ऑर्गेनिक मैटर एनरिच करना है, क्योंकि अभी हमारा सितंबर का ऑलमोस्ट सेकंड वीक वो चल रहा है। मिड सितंबर से ऑनवर्ड अगर हम काम करें तो हमारे पास 4 महीने के करीब टाइम है कि हम इसकी लैंड प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो उसमें यह कि आप नॉर्मली हम देखते हैं कि 4 से 5 जो होती हैं बड़ी ट्रालियां गोबर की खाद की, वो हम किसान 1 एकड़ में इस्तेमाल करता है। लेकिन अदरक के लिए हम कहते हैं कि आप 3 टाइम्स मोर, यानी कि इसमें आप 15 से 20 ट्रॉली जो फार्म यार्ड मैन्योर है उसे इस्तेमाल करें और उसे अच्छी तरह सॉइल के अंदर मिक्स कर दें। फिर उसके बाद जो हम इसे कहते हैं, ये जैसे हमने 12 से 15 ट्रॉलीज लिखा हुआ है, वो सिंपली ये है कि आप 15 से 20 तक भी जा सकते हैं, लेकिन वेल इन टाइम। ये नहीं होगा कि आपने फरवरी में अदरक काश्त करनी है और आप जनवरी में या फरवरी में ही आप फार्म यार्ड मैन्योर ऐड कर रहे हैं, या तो फिर आपकी फार्म यार्ड मैन्योर सॉरी गोबर की गली सड़ी खाद जो है वो इतनी वेल रॉटन होनी चाहिए कि आप उसको अच्छे तरीके से जो वो देख लें कि वो उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी हो, उसका कलर ब्लैक हो, उसके अंदर कोई भी आपको जो अनडिकम्पोज मैटर नजर ना आए, तो फिर तो आप उसको बजाई से कुछ दिन पहले डाल सकते हैं। अदरवाइज आप रिकमेंडेशन यही है कि आप उसको 2-3 महीने पहले उसके अंदर ऐड करें। अच्छा, फिर उसमें ये होता है कि आप उसमें उसको ब्लो अप करके मिक्स कर दें साथ और इरीगेट कर दें। फिर एक इम्पोर्टेंट उसमें मरहला ये होता है कि इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपने सोलराइजेशन ऑफ द साइल। सोलराइजेशन से मुराद ये है, ये जस्ट एक पिक्टोरियल व्यू है कि आपने किस तरह इसमें फार्म यार्ड मैन्योर जो है ना वो ऐड करनी है। ये इस तरह करके सोलराइजेशन से मुराद ये होता है कि जब हम उसमें ऑर्गेनिक मैटर कर लेते हैं, उसको टॉप अप करने के बाद उसमें फील्ड को इरिगेशन यानी पानी लगाने के बाद जब वो सारी हमारी बत्तर में आ जाती है, हल्के बत्तर में, तो फिर उसको हम पॉलीथीन शीट के साथ कवर कर देते हैं। पॉलीथीन शीट के साथ कवर करने से ये होता है कि जो सन रेज हैं या सूरज की शुआएं हैं, उनसे लाइट ट्रैप होके सॉइल का टेम्परेचर इंक्रीज होता है और अंदर जो डिकम्पोजिशन होती है जो जिसे हम कहते हैं सॉइल की, सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर की, वो स्पीड अप हो जाती है। और उसके साथ साथ जो हार्मफुल पैथोजन होते हैं जो ऑर्गेनिक मैटर में भी जब हम डालते हैं, कुछ ना कुछ पैथोजन अगर हम बहुत अच्छी ऑर्गेनिक मैटर ना डाल सकें तो वो पैथोजन साथ होते हैं। मतलब पैथोजन से मुराद जो नुकसानदेह जरासीम जो बाद में पौधे के ऊपर बीमारियों का बायस बनते हैं, उनको किल कर देती है सोलराइजेशन। तो सोलराइजेशन कम से कम 1 महीना हमें कोई पुरानी पॉलीथीन शीट, यानी पॉलीथीन शीट से मुराद जो जिसे हम कहते हैं ये टनल के ऊपर डालने वाला शापर, वो कोई पुराना आपको मिल जाए या आप नए इस्तेमाल करना चाहें तो वो कर सकते हैं। उससे ये होता है कि आप सॉइल को कवर कर देंगे, सॉइल का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, तो उसके अंदर जो हार्मफुल या नुकसानदेह जरासीम और कीड़े मकोड़े वो बड़ी हद तक तलफ हो जाते हैं। बाद में फिर ये होता है कि जब हम बात करके उसकी हमारी क्रॉप की, जब उस पर क्रॉप प्रोडक्शन लेते हैं तो उस वक्त फिर उस पर कम से कम अटैक होता है और बाद में उसे कंट्रोल करना भी आसान होता है। सीड रिक्वायरमेंट की इसकी बात करें तो 900 केजी से लेके 1000 केजी यानी 1 टन इसकी सीड की रिक्वायरमेंट है। तो उसमें करना ये होता है कि 2 से 3 आई बर्ड्स के पीसेस बनाने हैं, छोटे छोटे पीसेस में इसको तोड़ लेना है। अदरक जो खाने वाली अदरक होती है उसी तरह का, यानी कि इसका बीज नहीं होता, जैसे आलू का सीड इस्तेमाल होता है तो उसी तरह ही अदरक का सीड जो हमारा फूड पोर्शन है उसी को ही हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड क्रॉप्स उससे हम कहते हैं जो सीड से नहीं ग्रो होती, उनको उनके पार्ट से ही ग्रो किया जाता है। तो इनको राइजोम या जिसे हम अदरक की गंडियां कह सकते हैं उनसे ग्रो किया जाता है। तो उनको इस तरह तोड़ना है कि 2 से 3 उसमें बर्ड्स होनी चाहिए। फिर इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि आप
जब उसको तोड़ लेते हैं तो उसको कोई 2 से 3 दिन के लिए उसे पड़ा रहने दें, छायादार जगह हो और हवादार हो, वहां उसे खुश्क कर लें। उससे ये होता है कि जहाँ से आपने उसको सीड को तोड़ा, वहां से जो कट साइड है या जहाँ से वो कटने की जगह है वो हार्ड हो जाती है। उसकी उसकी जो जिससे हम कहते हैं कि एक लेयर बन जाती है, जो उस बाद में बीमारी से बचाती है, गलने से जाती है। फिर उसके बाद सीड ट्रीटमेंट फंजीसाइड्स का और बैक्टीरियासाइड का वो रिकमेंड किया जाता है कि आप उसको कर लें, क्योंकि ये अभी इसको क्रॉप को बड़े चैलेंजेस हैं। अभी इसको डेफिनेटली हमारे एक्सपेरिमेंट्स तो चल रहे हैं कि हम इसको ऑर्गेनिक भी कर रहे हैं, लेकिन फार्मर्स के लिए यही है कि वो सीड ट्रीटमेंट लाजमी करें ताकि जो क्रॉप का स्टार्ट है वो डिजीज फ्री हो सके। फिर सैंड में सोइंग इसकी की जाती है, मतलब ऐसे आमिर साहब, इसको। अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा सीड ट्रीटमेंट के बारे में बता दें कि सीड ट्रीटमेंट जो है वो किस तरह किया जाए, क्योंकि जो मेरे पास लिटरेचर है उसमें मैंने पढ़ा था कि इसको भिगो के रखते हैं काफी देर, फिर सुखाना भी। तो अगर आप ये थोड़ा सा इसके बारे में भी बता दें डिटेल से। जी जी मैं एलेबोरेट इसको कर देता हूँ। इसमें ये होता है कि आपने फंजीसाइड्स में अगर कोई नोट करना चाहे तो वो कर लें। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 10 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से, और जो मैंकोजेब और मेटलैक्सल होती है वो भी 10 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर फी लीटर पानी के हिसाब से, और स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट ये 1 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से इसकी डोज रखनी होती है। पानी का आपने सोल्यूशन बना लेना होता है उतने पानी में जितने में आपका सीड डिप हो जाए, या अगर सीड की मिकदार ज़्यादा है तो आप उसमें एक सीड को डिप करने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए उसको आपने डिप करना होता है। जब आपने सोल्यूशन बना लिया जो मिकदार मैंने लिखवाई है उसके मुताबिक, फिर 15 से 20 मिनट के लिए आप उसको डिप रखते हैं। और डिप करने का तरीका ये होता है कि जालीदार, जिसमें ये हमारा लहसुन प्याज और अदरक आता है, उसी तरह जालीदार आप वो ले लें थैले, उनके अंदर ही सीड डाल के तो उसके अंदर उसको मुंह बांध दे बेशक, और या लूज, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बांधना चाहिए, लूज बांध के तो उसको डिप करें। डिप करने के बाद उसको निकाल लें। वो जालीदार बोरा रखने का मकसद इसलिए है कि पानी फ्रीक्वेंटली या आसानी के साथ जो हमारा फंजीसाइड वाला महलूल है वो अंदर चला जाए, सीड को लग जाए। फिर निकालने के बाद उसको फैला के 1 दिन के लिए आप ड्राई कर लें। 1 दिन के लिए अब ड्राई हो जाए तो फिर उसको वेरी नेक्स्ट डे आपने उसकी आमिर साहब मेरी सैंड आवाज में आ रही? सोइंग कर दें। आमिर साहब मेरी जी आवाज जी आ जी रही? आ मकसूद रही है, साहब। जी प्लीज। जी 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 आ रही है ये आवाज। ये वैसे तो क्रॉस टॉक है, लेकिन एक जी जरूरी बात है कि जब इसकी अदरक की पीसेस कर लेंगे तो ड्राई किस तरह करेंगे? हाँ जी, पीसेस ड्राई करने पीसेस का कर। ड्राई हाँ जी जब दो बढ़ के बड़ी जो गांठ होगी अदरक की, हाँ जी हाँ जी। उसके दो बढ़ के पीस कर लेंगे तो ड्राई किस तरह करेंगे? ड्राई करने का क्या तरीका कार रखेंगे आप? ड्राई करने के लिए ये है कि आपने पीसेस करके उसको सायादार जो हवादार जगह वहां फैला देना 2 दिन के लिए। अच्छा डायरेक्ट धूप में नहीं फैलाना। जी। तो काटने का तरीकाकार भी कोई बता दें कि किस तरह काटेंगे मतलब अदरक? किसी बरामदे में फैला सके। है जी हम जब आलू काश करते हैं ना तो उसके मकसूद साहब मुख्तलिफ दोबारा। तरीके होते हैं। मैं जी जी ये अर्ज मकसूद कर साहब, रहा आपकी हूँ आवाज कि बहुत हल्की आ रही है, थोड़ा सा माइक अपने पास कर लें। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि काटने का तरीक़ेकार भी ज़रा बता दें कि जो बड़ी गांठ होगी वो उसको किस तरह काटेंगे और उसको ड्राई किस तरह करेंगे। ये एक टेक्निकल मामला होगा काटने का जी जी भी। अगर जी अगर बिल्कुल। हम लापरवाही करेंगे तो उसमें तो जल्द से पहले ही आ जाएंगे, जी जी बिल्कुल, आप काटने के सही कह वक्त रहे आ हैं। जाएंगे। हाँ हाँ जी। जी हाँ जी। अच्छा, उसमें उसमें उसका उसमें ये होता है कि काटने के लिए सबसे पहले तो अगर हमने बहुत प्रिसीजन पे जाना है ना जी, तो उसमें ये होता है कि हम शार्प नाइफ लेंगे, मतलब तेज छुरी कोई लेके उसको स्टेरिलाइज कर लेंगे। स्टेरिलाइज करने का मतलब ये होता है कि उसको किसी भी जो सिपरेट के महलूल से हम उसको ट्रीट कर लेंगे या उससे वॉश कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप उसको जो अदरक की गंडी में डिफरेंट उसके जैसे, मतलब अगर मैं कहूँ कि हम लेते हैं 350 या 300 ग्राम का एक वो पंजा कह लें, या अदरक का पूरा वो जो गंडी होती है जो बाजार से मिलती है साबुत, उसको हमने तोड़ना इस तरह से है कि उसमें
आपने देखा उसकी फिंगर्स होती हैं, यानी कि 2 से 3 फिंगर या उंगलियां नुमा उसका जो उसकी गांठें हैं वो उसके अंदर आनी चाहिए, वहां से आपने उसको कट कर देना होता है। इस पे वैसे मैंने ना ये जिंजर फार्मिंग इन पाकिस्तान के नाम से एक यूट्यूब चैनल पे इस पे वीडियो अपलोड की हुई है, तो वो मैं कोशिश करूंगा कि उसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा। उसमें ना तोड़ के और उसको काट के दिखाया गया है कि आपने सीड को कैसे काटना है। फिर ड्राई करने की जो आप बात कर रहे हैं कि 2 दिन के लिए उसको ऐसे काट के ही, हीप नहीं लगानी है आपने, फैला देना है, मतलब तरपाल कोई ले लें या कोई वैसी अगर जगह साफ सुथरी है, इवन आप बरामदे में भी इसको फैला सकते हैं या किसी कमरे, ऐसे कमरे में फैला सकते हैं जहाँ पे खिड़कियां दरवाजे खुले और हवा का जो है ना वो फ्रेश एयर का अमल दखल हो। आप 2 दिन के लिए उसको फैला देंगे तो वो जो कट साइड है ना, सिर्फ जहां से आपने अदरक को काटा है वो हमने ड्राई करनी है। और उससे फिर ये होता है कि बाद में जब आप उसको स्लो करते हैं रेत के अंदर, बार बार आपने पानी उसको नमी दे के रखनी होती है, तो वो ज्यादा कट साइड पे जो पैथोजन की पेनिट्रेशन से जो गलाव आता है वो उससे बचत हो जाती है। तो ये इसमें है। तो अगर मजीद आप इस पे मखसूस साहब कोई बात करना चाहते हैं तो बताइए प्लीज। एक इशू ये रहा है कि जो अदरक इंपोर्ट होता है, ज़ाहिर है कि सारा इंपोर्ट ही होता है, जी जी तो बिल्कुल। वो तेज़ाबी ट्रीटमेंट हो जाती है पाकिस्तान में आते ही। जी जी। आपके भी बिल में जो सफ़ेद रंग का होता है उसको जी जी। तेज़ाब के साथ धोया गया होता है। तो जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बीज लेने का सोच क्या है? अच्छा, उसमें उसमें सर इस तरह है, चूंकि जैसे आपने ये बताया कि अभी सारे का सारा तो हम जिंजर इम्पोर्ट करते हैं और पाकिस्तान अपनी ज़रूरत का बिल्कुल भी पैदा नहीं करता। उसकी रीज़न ये है कि इसकी कमर्शियल प्रोडक्शन पिछले साल से शुरू हो सकी है, उससे पहले ये कमर्शियली कहीं ग्रो ही नहीं होता था। अच्छा, अब ये चंद एक फार्मर्स हैं जिनके पास मतलब 1 एकड़ तक की क्रॉप है, बाकी लोगों ने इसको थोड़ा थोड़ा लगाया हुआ है, किसी ने 1 कनाल लगाया हुआ है, किसी ने 10 मरले लगाया हुआ है। अच्छा, अब हम ये तो हो नहीं सकता जितने लोग सबको ही वो सीट दे दे सके जिन लोगों ने इसको इस साल लगाया है। वो लोग तो उनसे राब्ता करके सीड ले लेंगे, तो वो उनको तो वो जर्मिनेशन वाला जो आप कह रहे हैं ना, बिल्कुल इशू उस लेवल का नहीं आएगा, क्योंकि पाकिस्तान की सॉइल में उगा हुआ आपने जब अदरक लेना है तो उसमें जर्मिनेशन का इशू नहीं होगा। अच्छा, दूसरी इसमें ना जो हमारी जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें हमने ये देखा है कि जो हमारी सब्जी मंडी है उसके अंदर 2 तरह का अदरक आता है। एक जो चाइना से इम्पोर्ट होके आता है और एक थाईलैंड से। अच्छा, जो चाइना से इम्पोर्ट होके आता है ना, उसको कंटेनर के अंदर ही वो रखते हैं और कंटेनर से निकाल के जितने को जो मेन आड़ती होता है ना मंडी के अंदर, जितनी को उसकी जरूरत होती है वो निकालता है, सेल कर लेता है, और फिर कंटेनर के अंदर वो टेम्परेचर मेंटेन होता है, उसमें से उसने निकालना होता है और सेल करना होता है। जो आपने बात की तेजाब की या ट्रीटमेंट की, वो आपकी बात ठीक है कि उसको उन्होंने वॉशिंग के दौरान कुछ एंटी स्प्राउटिंग केमिकल्स लगाए होते हैं जिससे ये कि वो जल्दी ना फूटे। उससे ये होता है कि वो खाने के लिए होता है, सीड के लिए तो होता नहीं है। फूट जाए तो उनकी क्वालिटी डिटीरियोरेट होती है और कई दफ़ा उन्हें फोट अगर ज़्यादा हो जाए तो वो तड़वानी पड़ती है और लेबर का खर्चा भी डेफिनेटली पड़ता है। तो उसमें ये होता है कि आप मंडी को सर्वे करें और देखें कि जो कंटेनर किसी के पास फ्रेश आया है उसमें से सैंपल लें और देखें कि उसकी आंखें कहीं टूटी हुई तो नहीं नजर आ रही। कई दफ़ा ये होता है कि हल्की हल्की आंखें नजर आ रही होती हैं, छोटी छोटी स्प्राउटिंग होती है उसके अंदर। अच्छा, अब जो अगली बात आपने की है कि उगाव नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होता। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने इधर अदारा तहकीकात सब्जियात में 6ठा साल है अदरक पे तजर्बात करते हुए, और 6 साल से ही हम मंडी से जो हमें कोई अच्छा जर्म प्लान मिलता है या कोई अदरक मिलता है वो उसको ज़रूर ला के हम टेस्ट करते हैं कि उसकी क्या कंडीशन रहती है या क्या परफॉर्मेंस रहती है। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 100% ही सीड की जर्मिनेशन ना हो। हाँ, उसमें वेरी करता है कि सीड की क्वालिटी पे। समटाइम ये होता है कि केमिकल ज्यादा लगा होता है तो उसमें जर्मिनेशन लो आती है, और समटाइम ये होता है कि इतना ना होने के बराबर लगा होता है कि 80% तक भी जर्मिनेशन आ जाती है। तो उसमें पहले साल आपको प्रॉब्लम जरूर आएंगे इससे। जैसे मैंने कहा कि इसको सीड की रिक्वायरमेंट है 1000 kg, तो उस हिसाब से आपने पहले साल आप डबल सीड परचेज कर लें, स्मॉल स्केल पे लगाएं अपना सीड बनाने के लिए। हाँ, एक पॉइंट मैं मिस कर गया कि चाइना और थाईलैंड की मैं बात कर रहा था, तो आपने प्रेफर करना चाइना का, क्योंकि पिछले 6 साल से हमने देखा है कि थाईलैंड का
उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता जितना चाइना का हमारे क्लाइमेट में परफॉर्म कर जाता है। अच्छा, अब चाइना का सीड आपने सबसे पहले सिलेक्ट करना है। वो डेफिनेटली जो भी पैकिंग होती है उसके ऊपर भी लिखा होता है कि ये चाइना से इम्पोर्टेड सीड है, और मतलब उसकी जो ब्रांड होता है उसका लिखा होता है ओरिजिन। और उसके बाद अगर वो थाईलैंड से हो तो थाईलैंड का टैग उस पर लगा होता है, वाला लेना है। और दोनों की पहचान भी की जा सकती है, वाला थोड़ा लाइट कलर में होता है और थाईलैंड वाला थोड़ा ब्राउन कलर में होता है। तो सबसे पहले तो चाइना वाला सीट सेलेक्ट करें, और सिलेक्ट करने के बाद फिर उसकी क्वालिटी पे जाएं कि वो कम से कम वो मतलब उसका उसके अंदर रॉटनिंग जिसे हम कहते हैं ना, गलाव ना हो। आप उसको प्रेस करें, प्रेस होने पे वो प्रेस ना हो, उसके अंदर से कोई फ्लूइड ना निकले। आप अपने फिंगर और थंब के साथ उसको, मतलब उंगली और अंगूठे के साथ उसको प्रेस करें और देखें तो वो अगर हार्ड है तो इट्स मीन के उसके अंदर कोई रॉटनिंग नहीं है। फिर भी आप वहाँ पे स्क्रीनिंग कर लें, कुछ छांटी अगर उधर कर सकते हैं तो उधर कर लें, तो घर ले आए। घर लाने के बाद उसको अच्छे से उसकी सॉर्टिंग करें या ग्रेडिंग कर लें। जो जिसपे आपको थोड़ा सा शक है कि इसकी कोई साइड या कोना थोड़ा वो खराब हो रहा है, तो उस पीस को ही पूरा निकाल दें। अगर पूरे को नहीं निकालना तो उसको काट दें, उतने पोर्शन को। और उसके बाद उसको ट्रीटमेंट करने के बाद सैंड में उसको लगा दें, तो इनशाला आपका जर्मिनेट कर देगा। एट लीस्ट जो 30 to 40% जर्मिनेट कर जाता है। और मैंने जैसे बताया कि कुछ मटेरियल ऐसा भी होता है कि वो 80% तक भी जर्मिनेट कर देता है। और पहले साल जब आप उसको ट्रांसप्लांट करते हैं और होता है कि उसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं होती जितनी कि जब आप उससे अपना सीड बना लेंगे, अगले साल आप ग्रो करेंगे तो उसमें आपको बेहतर उसकी कारकर्दगी मिलेगी। तो मेरा ख्याल है कि ये डिटेल्ड इस पे है। तो जिंजर फार्मिंग इन पाकिस्तान जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप जाएंगे तो मैंने एक वो प्ले लिस्ट उसकी हुई है, स्टेप स्टेप जिंजर कल्टीवेशन के नाम से ना। तो उसमें सीड को प्रिपेयर करना, सैंड में कैसे सो करना है, वो पूरा विजुअली उसमें दिखाया गया प्रैक्टिकली करके। तो आसान उर्दू में कोशिश की है उसको बनाने की। तो वो आप चंद वीडियोस हैं वो देख लेंगे तो आपको बेसिक्स का इनका आइडिया हो जाएगा। जी आगे चलें जी। हाँ जी, बहुत मेहरबानी, बहुत। अच्छा, ये ऐसे आपने फैला देना, ये हमारे रिसर्च इदारे की डिफरेंट वैरायटीज को हमने सेपरेट किया हुआ ताकि ना हो, फिर हमने उसको सारा इंश्योर करना होता है। अच्छा, फिर इसकी सीड प्रेपरेशन के लिए वो चीज़ें जो पहले मैंने सीड ट्रीटमेंट के कहा था, अब स्लाइड पे भी नजर आ रही हैं। अगेन कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 10 ग्राम पर लीटर, और डाइथन M45 या जिसे हम मेटलेक्सल और मैंकोजेब उसको भी 10 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर। और ये स्टेप्टोमाइसिन सल्फेट की जगह ये बेंजियोथायाजोलिनोन, ये भी एक अच्छी नई केमिस्ट्री आई है, बैक्टीरियासाइड है, यानी बैक्टीरिया के अगेंस्ट इसका इफेक्ट है। अगर स्टेप्टोमाइसिन अवेलेबल ना हो तो ये उससे भी अच्छे रिजल्ट ये इसके हैं। ये अभी एक ही कंपनी इसको मार्केट कर रही है Z1 के नाम से, वो एहतियातन नाम से हमने साथ लिख दिया है। तो बाकी माइट भी आगे भी कंपनी और भी आ जाए। तो इसका बेंजियोथायाजोलिनोन ये 2 ml पर लीटर, अगर स्टेप्टोमाइसिन सल्फेट होगा तो आप उसमें 1 ग्राम उसको पर लीटर वाटर इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद सोइंग इन सैंड। सोइंग इन सैंड जैसे मैंने बताया कि आपने रेत की टैब लेनी है, मतलब 3 से 4 इंच आपको लेयर चाहिए होगी। नीचे आप बिछा दें, उसके ऊपर उसके राइजोम रखें, वो जो पीसेज आपने बना के उनको सी ट्रीटमेंट करने के बाद रखा है। तो उसको ड्राई प्रॉपर करने के बाद, सुखाने के बाद, मतलब गीला गीला सी उससे सी ट्रीटमेंट सोल्यूशन से निकाल के फौरन काश करने से इज्तनाब करना चाहिए, उससे प्रॉब्लम आ जाती है। फिर उसके बाद ऊपर रेत की भी 1 से 2 इंच आपने तय कवर कर देना उसको, और स्प्रिंकलर या जिसे हम कहते हैं फुहारे के साथ, शावर के साथ उसको पानी लगा देना है, और सैंड को फिर वेट रखना है। और 25 से 30 दिन के बाद जर्मिनेशन आपको उसमें नजर आ जाएगी इंशाल्लाह। ये एक तरीका है, अगर गौर से आप देखें कि ऐसे आपने उसकी गंडियों को फैलाना है। साथ साथ भी जोड़ सकते हैं लेकिन थोड़ा सा फासला रखें तो ज़्यादा वो मुनासिब है। और नीचे भी रेत हो और ऊपर भी, जब आपके पास वैरायटी एक है तो फिर ये पार्टीशन और ये करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस लेवल जगह नीचे करें, और नीचे जगह कच्ची होनी चाहिए, क्योंकि कई दफ़ा पानी अगर वो ज़्यादा आपसे दे हो जाए तो वो उसकी सीपेज हो जाए और ज़्यादा उसका इशू ना बने। फिर आगे अगर हम बात करें मेथड उसकी, के इसे टनल स्ट्रक्चर जो 3 तरह के टनल होते हैं, एक हाई और एक वॉक इन, और दूसरे को हम कहते हैं लो टनल। यानी कि एक ऊंचा बुलंद टनल होता है, एक दरमियाना होता है और एक पस्त टनल होता है। पस्त टनल तो ये हमारे जितनी भी ये बेलदार सब्जियां हैं
घिया कद्दू करेला या घिया तोरी वगैरह, इनके लिए हम, या नर्सरियों के लिए कवर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो वॉक इन टनल होती है जिसमें ये मोस्टली लोग इसमें खीरा भी लगा लेते हैं, लेकिन ज़्यादा चिलीज और मतलब सब्ज मिर्चें और शिमला मिर्चें वगैरह इसमें काश की जाती हैं। तो एटलीस्ट वो टनल चाहिए, मतलब कि कम अज़ कम इसको दरमियानी टनल जिसकी हाइट 8 फीट यानी 7.5 फीट से 8 फीट, जिसके अंदर आसानी से चला जा सके, वो टनल चाहिए। और उसके अंदर फिर आपने इसका रोड टू रोड डिस्टेंस या कतार से कतार का फासला 2 फीट रखना है, और प्लांट से प्लांट का जो फासला है वो 8 इंच रखना है। और फिर हम इसको फरों में रिकमेंड करते हैं। नॉर्मली सारी सब्जियां, पोटैटो की बात करें हम या मकई की बात करें, ये सारी लगती हैं उसके ऊपर, रिज के ऊपर या वट के ऊपर। तो फरों में ये इसे हम कहते हैं कि छोटी सी आप इसको ना खाली बना लें, उसके अंदर लगा के फिर आहिस्ता उस पर मट्टी चढ़ा दें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे पौधा ग्रो करता जाएगा उसको मट्टी चढ़ाते जाना है। तो ये जो वीडियोस मैंने जिक्र किया है पहले आप देखेंगे, उसमें आपको दिखाया भी गया है कि जब वो आप लगा रहे थे तो उसमें वो जगह खाली नुमा थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे क्रॉप ग्रो करती जाती है तो वो शक्ल वाट की इख्तियार कर लेती है। तो उसके बाद फिर बाद में ये हो, सिंपली हम कहते हैं कि आप अगर आपके पास अच्छी गली सड़ी रूढ़ी है या कंपोस्ट, अगर रूढ़ी अच्छी गली सड़ी नहीं है तो इस टाइम पे आपने फिर कंपोस्ट इस्तेमाल कर लेनी है। वो बेशक जो करशी की या सस्ती है, या कोई इम्पोर्टेड आप पीट मॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ जो हमारे नहर की या दरिया की बल है, इन दोनों को 50-50% यानी आधी एक पोर्शन उसका और एक हिस्सा उसका, दोनों को मिला के, और उसमें जो बेसल डोज होती है फर्टिलाइजर्स की, मतलब वो आगे फर्टिलाइजर हम डिस्कस करेंगे, खादों की मिकदार जो जिसे हम कहते हैं ना बिजाई के टाइम पे जो खादें डालनी होती हैं, वो भी आप उसमें शामिल कर लें, और उसको मिक्स करके वो नीचे उसको फैला दें, ऊपर गंडियाँ रखें, और या पीसेस जो हमारे अदरक के हैं वो रखें, और फिर उसके बाद उसको कवर कर दें। ये थोड़ा सा देख सकते हैं आप पिक्चर में कि ये जो आपको खाली नजर आ के अंदर सीड रख के, और फिर जो आपके पास उसका गोबर की खाद या कंपोस्ट और घर का जो अमेज़ा है, लेकिन उसमें अब उस अमेज़े में आपने फर्टिलाइजर नहीं होना चाहिए जिससे आपने इसको कवर करना है। उस अमेज़े से आप उसको कवर कर दें, साथ थोड़ी सी मिट्टी भी लगा दें, यानी कि 1 से 1.5 इंच मिट्टी अदरक की गंडी के ऊपर चढ़ जानी चाहिए, और फिर उसके बाद उसकी मल्चिंग कर दे बेहतर है। अगर टनल के अंदर लगा रहे हैं नहीं भी मल्च करते तो इतना बहुत ज़्यादा इसका ये नहीं होता, कि क्योंकि आप पहले ही सूरज की लाइट को कम कर रहे हैं, यानी कि 70% लाइट तो आप रोक रहे हैं, 30% लाइट आ रही है, उससे भी टेम्परेचर सॉइल का मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से ये कामयाब होती है फसल। लेकिन अगर मल्चिंग कर देंगे तो वो सोने से पे सुहागा वाली बात हो जाती है कि सॉइल मजीद और अच्छी कंडीशन में रहती है और नीचे न्यूट्रिएंट्स की अपटेक अच्छी होती है। अच्छा, ऐसे आपने प्लेस करना है। प्लेस करने के बाद ये मतलब बाएं तरफ की तस्वीर में आप देखें कि वो 8 इंच पे पीस को रखा जा रहा है, और फिर उसके बाद राइट साइड पे आप देखें कि उसको कवर करके तो फिर ड्रिप की लाइन बिल्कुल ऊपर रख देनी है, वो खुद ही उसमें से जो शगुफे हैं वो निकलेंगे और आगे आपकी क्रॉप लग जाएगी। तो अगेन हाँ जी, जर्मिनेशन के लिए इसके लिए बेस्ट जो टेम्परेचर है वो 22 डिग्री से 25 डिग्री है। 15 डिग्री सेंटीग्रेड जब आपका नाइट टेम्परेचर चल रहा हो, उससे नीचे अगर टेम्परेचर चल रहा है 12, 13, 11, तो इसको जर्मिनेशन के लिए नहीं लगाना। ये एक थंब रूल कह लें, क्योंकि अगर हम साउथ पंजाब की बात करें तो वहाँ 15 जो डिग्री टेम्परेचर है वो 15 फरवरी के बाद स्टेबल हो जाता है। सेंट्रल पंजाब में भी ऑलमोस्ट इसके करीब करीब होता है, लेकिन नॉर्थ पंजाब में 15 डिग्री टेम्परेचर जो है वो रहता है जाके फरवरी एंड तक, मतलब उससे बिलो ही रहता है। तो वहाँ नॉर्थ पंजाब में अगर हम बात करें तो ये रावलपिंडी डिवीजन में अटक, जेरम, चकवाल और ये जो डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, वहाँ पे बेस्ट इसका टाइम है कि वो मार्च के पहले वीक में इसकी सोइंग करें। तो इधर सेंट्रल पंजाब में और साउथ में इसकी 15 फरवरी के बाद सोइंग की जा सकती है। मल्चिंग का ये वही पराली के साथ या गन्ने की खोरी के साथ, दोनों में से बेस्ट पराली की मल्चिंग है, वो कर लेंगे। तो फिर 2 महीने के बाद कई दफ़ा मल्च हट जाती है, तो उसको अगर आप एक दफ़ा फिर अप्लाई कर दें और उसकी मिकदार पूरी कर लें तो वो उससे भी पैदावार बेहतर रहती है।
ये मल्चिंग का एक जस्ट एक तरीका दिखाया गया है। सारी सॉइल को भी कवर कर दें तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपके पास मटीरियल कम है तो आप जस्ट एटलीस्ट जो हमारा 1 फीट का जो एरिया है उसको आपने कवर करना है। ये फर्टिलाइजर्स की बात करें तो जैसे मैंने शुरू में एक स्लाइड दिखाई थी कि ये तेजाबी जो ज़मीनें हैं उनको पसंद करता है, तो उसमें उसके लिए फिर अब हम ये जैसे मैंने बताया कि हमारी सॉइल्स की जो हमारी ज़मीनों की पीएच है वो तो 8 से ऊपर है, तो इस पीएच लेवल को पूरा करने के लिए हमें फिर जाना पड़ता है तेजाबी खादों के ऊपर। यानी कि इसमें जैसे हम डीएपी की बात करें तो डीएपी इसके लिए अच्छी खाद नहीं है, तो वो हम इसमें रिकमेंड भी नहीं करते। उसकी जगह आप सिंगल सुपर फास्फेट या मोनोमोनियम फास्फेट जिसे एमएपी भी कहते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और अमोनियम सल्फेट नाइट्रोजन सोर्स के तौर पे यूरिया से ज़्यादा अच्छी इसमें अमोनियम सल्फेट है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ फास्फोरिक एसिड की थोड़ी सी मकदार और सल्फेट ऑफ पोटाश, ये 4 बुनियादी खादें हैं, 5 सॉरी 4 इस तरह बनेंगी कि सिंगल सुपर फास्फेट और मोनोमोनियम फास्फेट में दोनों में से कोई एक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन में भी कर सकते हैं। आगे इसका पूरा स्केड्यूल मैं आपको बताता हूँ। ये इसका है कि कंप्लीट क्रॉप साइकिल जो है उसके लिए अमोनियम सल्फेट की इतनी मकदार चाहिए। ये आइडियल है कि चूँकि हमारे इसकी अवेलेबिलिटी जो है अपटेक इतनी प्रॉपर नहीं होती, तो उसमें जब हम बात करते हैं तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है। अच्छा, बेसल डोज मैंने एक जिक्र किया था ऊपर कि हाँ जी, बेसल डोज जो बजाई के वक्त खाद डालनी है आपने, अमोनियम सल्फेट पर एकड़ 100 kg, और जो उसके बाद आ जाती है जिसे हम कहते हैं बैग्स में देखें तो वो 2 बैग चाहिए होंगे। एसएसपी अगर हम देखें तो 333 kg और एसओपी 50 kg। ये स्केड्यूल दिखाया गया एसएसपी के साथ, ये सारी कैलकुलेशन एसएसपी के साथ है। इसी तरह अमोनियम सल्फेट फिर जब 8 वीक की आपकी क्रॉप हो जाए तो फिर उसके बाद सॉरी 1 महीने की जब क्रॉप हो जाए तो फिर अगले 8 वीक के लिए आपने 8 हफ्तों के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से इसको अमोनियम सल्फेट 12 kg पर वीक के हिसाब से इसको देनी होती है। वो आप उसको डेली पे भी डिवाइड कर सकते हैं, और इसके अलावा आप उसे जो वीकली भी दे सकते हैं अपनी सहूलत के हिसाब से। फिर अगले नेक्स्ट 22 वीक्स जब क्रॉप पे टिलर्स निकल आते हैं, शरीफे काफ़ी माशाल्लाह बाहर आ जाते हैं, तो उस वक्त फिर ऑलमोस्ट डबल कर देते हैं हम सारी खादों को। अगर अमोनियम सल्फेट 12 kg है तो उसको 24 kg, और इसी तरह उसकी फास्फोरस की रिक्वायरमेंट भी बढ़ा देते हैं। अच्छा, इसमें ये एमएपी के साथ एक स्केड्यूल है। अच्छा, इसमें ना ये नॉर्थ पंजाब की अगर हम देखें हमारी जो पीएच है वो थोड़ी बेहतर है, तो एक स्केड्यूल हमने बनाया है। अगर लोग फास्फोरिक वो एसिड ना भी इस्तेमाल करें तो वहाँ भी ये एमएपी अमोनियम सल्फेट और एसओपी से अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। लेकिन जब हम सेंट्रल पंजाब या साउथ पंजाब की बात करेंगे तो फिर हमें उसके ऊपर जाना पड़ेगा, ये फास्फोरिक एसिड के ऊपर वो लाजमी होगा, तो वो डालेंगे तो फिर इसकी प्रॉपर प्रोडक्शन हमें मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो ये एक जस्ट स्केड्यूल है, ये मैं शेयर भी कर दूंगा इंशाल्लाह ये मैडम के साथ। ये पीडीएफ में हमने उर्दू में भी इसको बनाया हुआ है, ये प्रेजेंटेशन भी पीडीएफ में है, ये भी मैं शेयर कर दूंगा। इसी तरह ये प्लेन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए है, इसमें देखें तो फास्फोरिक एसिड है, तो ये टोटल इसकी रिक्वायरमेंट 60 kg है। जब हम इसको इसके ऊपर रखते हैं फास्फोरिक एसिड के ऊपर और साथ एसएसपी होती है, लेकिन जब हम इसको करेंगे एमएपी के साथ तो वो 50 kg एमएपी होगी और बाकी खादें इस स्केड्यूल के मुताबिक होगी। जी अमित सर, यहाँ पे हमारे साथ सलार साहब है, उनको कोई क्वेश्चन है, उन्होंने हैंड रेज किया। जी जी सलार जी साहब, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? सर आप सलार साहब आप जी अनम्यूट अस्सलाम करें वालेकुम खुद आमिर को। साहब। वालेकुम जी सलाम जी जी, आवाज कैसे आ हैं रही आप? है ठीक सर? है, खैरियत से? जी आ रही है, आपकी अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ आ आमिर रही साहब कैसे? ठीक है। है। जी जी आमिर साहब अल्हम्दुलिल्लाह। मैं राजनपुर से बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर हमारा, पंजाब जी के जी साउथ पंजाब से ना। जी 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 आमिर साहब हम क्या नाम है, क्या नाम है, एक किसान घराने से ताल्लुक रखते हैं और मेरी जिम्मेदारा भी है। तो जी जी आमिर साहब ये इतना मुश्किल है इसको, अदरक को, जिंजर को यानी कि काश करना, टनल बनाए, उसकी यानी जी कि जी सैंड करें, फिर फार्म मिनोर बनाए, फिर उसको यानी कि उसकी स्प्राउटिंग करें, फिर उसको फिर प्लांटिंग करें।
आमिर जी साहब, आप इसका कोई आसान तरीका नहीं, जिस तरह कपास, गंदम, मकई और सब्जियां काश्त की जाती है, कोई इस जी तरह का जी। आसान तरीका नहीं है जिसके जरिए अच्छा हम ये ना अदरक शुरू, लगाएं और वो। हाँ जी जी मैं आपकी बात समझ गया। अच्छा ये अच्छा सलाद आमिर भाई साहब, जी एक, जी। जी जी, हाँ जी आमिर साहब, मैंने एक दफा इसको अदरक के बीज को आम के जी दरख्त के नीचे लगाया था। उसकी जी जी स्प्राउटिंग निकल आई थी, लेकिन वो पौधा ग्रोथ नहीं कर पाया था। अगर जी मैं जी उसको सही बिल्कुल तरीके से अगर लगाता तो वो उसको यानी कि पूरी कवर डेंसिटी में, तो वो मुझे लगता था कि भी अदरक हो सकती थी। लेकिन वो जी मेरे एक तो उससे यानी कि पानी भी मुझसे गलत लग गया था, जिस तरह हम फ्लड इरिगेशन करते हैं, और जी यानी कि इस तरह से वो पौधे में से सब्ज कलर का जो लीव्स का स्टेम है वो निकल आया था, लेकिन फिर वो जी ग्रोथ नहीं कर पाया था। तो मैं ये जी जी कहता हूँ कि अगर हम अदरक को क्यों ना आसान करके, जिस तरह वो दूसरे मुल्कों में है, चाइना में, थाईलैंड में। अब देखें, एक जी जिम्मेदार है, किसान है बेचारा, वो टनल की नहीं अफोर्ड कर सकता, टनल्स को जी जी या फिर उसकी मल्चों को, फार्म यार्ड मिनोर को, इसको इस तरह का फिर इसकी हमें एक तो प्रॉफिटेबिलिटी भी कभी नहीं पता कि भी एकड़ की फी एकड़ जी जी पैदावार, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है और इसका प्रॉफिट कितना जी होगा। जी इसके मुताबिक अगर आप थोड़ा सा वो मैं रहनुमाई आपको करें बताता हमारी हूँ। तो। जी 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 मैं बताता हूँ आपको जी। अच्छा इसमें ना आपके जो क्वेश्चन है ना, सबसे पहला बुनियादी क्वेश्चन ये कि ये आसान क्यों नहीं है। तो ये जब मैंने ये स्टार्ट किया ना, ये हम मीटिंग स्टार्ट हुई है तो उसमें बात हुई थी कि ये ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट की क्रॉप है। तो उसमें चार चीज़ें मैंने बताई थी। शायद आपने लेट ज्वाइन किया है। तो उसमें एक था कि टेम्परेचर इसको 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 32 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। अब 32 डिग्री टेम्परेचर हमारे रहे पूरा साल, इससे ऊपर ना जाए, तो ऐसा कोई जोन नहीं है, स्पेशली पंजाब में तो बिल्कुल भी नहीं है। जब हम इसको हिली एरियाज पे ले जाते हैं तो वहाँ जो नीचे वाला टेम्परेचर है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये इशू करता है कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ बहुत जल्दी हो जाता है, यानी कि सर्दी लेट जाती है और आ भी जल्दी जाती है, इसको टाइम पूरा नहीं मिलता है, इसलिए वहाँ भी ये उतना सक्सेसफुल नहीं है जितना होना चाहिए। अब आपने बात की चाइना की, थाईलैंड की या इंडिया की, तो ये ऐसे नहीं है कि उनके मतलब पूरे चाइना में या पूरे इंडिया में या पूरे थाईलैंड में होता है, ऐसा नहीं है। बेसिकली जो इसके कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे इसको ग्रो किया जाता है। अगर हम चाइना की बात करें तो शेंडोंग प्रोविंस है उसका, मेनली 70% प्रोडक्शन इसकी शेंडोंग से होती है, चाइना सूबे से। फिर अगर हम इंडिया की बात करें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लुधियाना के अंदर अंदर हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो ये इसकी कल्टीवेशन हो रही है केरला के अंदर, यानी कि जो साउथ इंडिया है, जो उनकी क्लाइमेट माइल्ड है, वहाँ पे इसकी प्रोडक्शन होती है। वहाँ पे ये ऐसे ही हो सकता है जैसे हमारे यहाँ पे लहसुन, प्याज और बाकी फसलें होती हैं, तो ये उनकी ऐसे ही फसल है। अब थाईलैंड की बात करें तो वहाँ पे भी पेचाबिन उनका एक एरिया है, वहाँ पे इसकी ग्रो होती है। इंडोनेशिया की बात करें तो वहाँ सुमात्रा रीजन ज़्यादा वो है। अच्छा अब रही बात के हम 1971 से, जब से ये हमारा ईस्ट पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान अलग होके बांग्लादेश बना है, उसके बाद से यूसर्च इस पे काम कर रहा है। और हमें हमारी सारी एफर्ट्स यही थी कि हम इसको आसान से आसान बनाएं, लेकिन सक्सेस नहीं मिल रही थी। जैसे अभी आपका दूसरा जो आपने ऐड की बात किया, आपने इसको आम के शेड के नीचे लगाया। शेड में लगाने से ये हो जाता है, मतलब जहाँ पे ज्यादा शेड होगा वहाँ पौधा बहुत वीक रह जाएगा, जितना आपने सीड लगाया उतना या उससे बहुत अच्छा पौधा हुआ तो डबल निकल आता है। अच्छा जहाँ पे शेड बिल्कुल नहीं होता, तो मतलब प्लांट की जो कनोपी होती है उससे हट जाता है, तो वहां पे पौधे गर्मी से झुलस जाते हैं। फिर जहाँ पे पार्शियल शेड होता है ना, जिसे हम धूप छांव से कहते हैं, वो छदरा साया सा होता है, वहां ये पौधे ठीक परफॉर्म कर जाते हैं अगर इसको प्रॉपर टेक्नोलॉजी से लगाया जाए। लेकिन इसको हम यूनिफॉर्म क्रॉप नहीं कह सकते। ये हमने ट्रायल्स किए हैं, इसको मैंगो के बाग में भी लगा के देखा है, इसको इसके अलावा लीची के बाग में लगा के देखा है, इसको किन्नू के बाग में लगा के देखा है, अमरूद के बाग में लगा के देखा है। तो ये इसमें पौधे तो हो जाते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म जिसे हम कहते हैं ना, आपने जो आपकी तीसरी बात थी कि प्रॉफिटेबल इनकम, वो नहीं आती। अब मेन तो हमारा जो कंसर्न है, नो डाउट हमारे तजुर्बात चल रहे हैं कि हम इसको ओपन कल्टीवेशन में लेके जाएं, लेकिन अब अभी तक का जो हमारा मटेरियल है, हम टिश्यू कल्चर की भी हेल्प ले रहे हैं। टेट्राप्लाइडी जो एक न्यू जदीद तरीका होता है किसी चीज़ को बेहतर करने का, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे।
उसको भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी हमें इतने खातिर रिजल्ट मिल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खातिर रिजल्ट नहीं है कि हम फार्मर को रिकमेंड कर सकें कि आप इसको ओपन कल्टीवेशन में ले आए। अब पहली रिकमेंडेशन तो ये है कि जो फार्मर्स इसको जिनके पास ऑलरेडी टनल फार्मिंग है, उनके पास ड्रिप इरिगेशन सिस्टम मौजूद है और उनके पास कम से कम दरमियाना टनल या वॉक इन टनल जिसे कहते हैं वो मौजूद है, तो वो इसको अल्टरनेट क्रॉप के तौर पे ले सकते हैं। रही बात यील्ड की, तो फैसलाबाद की कंडीशन में हमारे ट्रायल्स के मुताबिक 4 से 6 टन यील्ड का पोटेंशियल है। 1 टन आप इसका सीड डालते हैं और 4 से 6 टन का इसका पोटेंशियल है, और कुछ एंट्रीज ऐसी भी हैं जो इससे अच्छा भी परफॉर्म कर जाती हैं, लेकिन ओवरऑल हम कहते हैं कि 4 से 6 टन इसकी अच्छी प्रोडक्शन ली जा सकती है। जब हम इसको नॉर्थ जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये इसको हिली एरियाज की मैं बात नहीं कर रहा, या मरी जैसे या हमारी ये स्वात एरिया इसकी बात नहीं कर रहा, ये डिस्ट्रिक्ट चकवाल में हमारे ट्रायल्स हुए हैं, वहाँ पे इसकी प्रोडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, मतलब 8 से 10 टन तक का पोटेंशियल है। वो वहाँ पे भी एरिया चूँकि डिफरेंट है। अगर हम बात करें बक्सर इंटरचेंज के पास ट्रायल हुआ है हमारा, बरानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट चकवाल के अंदर है, वहाँ ट्रायल हमारा चल रहा है, तो वहाँ पे अगर हम देखें तो 8 टन तक का इसका पोटेंशियल है। लेकिन कलर कहार जो उसके ऊपर हम जब वहाँ पे एक वैली है उसे कहते हैं वनहार, वादी वनहार, उसके काफ़ी सारे गांव वहाँ पे आबाद हैं। वहाँ ट्रायल जो हमने पिछले 2 साल से चल रहे हैं उसमें ये देखा गया है कि वहाँ पे प्रोडक्शन इसकी ज़्यादा 10 टन तक का पोटेंशियल है। तो 10 टन पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो वो बड़ा ज़बरदस्त इसमें पोटेंशियल है। तो आहिस्ता आहिस्ता अब ये देखिए कि जब हमने इसको 5 साल पहले शुरू किया तो ये इसमें कुछ भी नहीं था। तो जैसे मैंने बताया कि 1971 से इस पे रिसर्च चलती रही है, कभी इस पे ज़्यादा फोकस रहा है, कभी कम रहा, और इसके डिफरेंट शेड में और ये जो हमारे एरियाज हैं सियालकोट के, नारोवाल के, वहाँ पे भी इसको ट्राई किया गया, लेकिन सक्सेस जिसे हम कहते हैं प्रॉपर वो नहीं हो रही थी। फिर इसको हम पिछले 6 साल से अब टनल में अंडर शेडिंग नेट लेके आए हैं, तो इसमें साहब अच्छे मकसूद रिजल्ट साहब मिल रहे हैं। जी जी सर मकसूद साहब ने भी हैंड रेज किया, मकसूद साहब भी कुछ कमेंट करना जी। चाह रहे हैं। जी सर। आमर साहब, मैं एक तो ये जो मेरे साथी राजनपुर से हैं, सर आवाज़ सवाल भी थोड़ी ना कम है आपकी, फैन स्लो करना। ये मैं ना सिंध मकसूद में साहब आप जाता माइक था ना, थोड़ा पास कर लें। सिंध में जाता था तो केले के बागों में अदरक काश्त होता था 20-25 साल तक। अच्छा और जी। कसूर में अमरूदों के बाग में और जी जी नारोवालों में भी अमरूदों के बाग में कामयाब काश्त होती थी, जो बाद में फिर कसूर ये में अमरूद की कब जगह की बात आलू ने ले कब की ली। बात है मकसूद साहब? ये 80 से कब लेकर की? 90 तक 92 तक कह सकती है। 80 से 90 92 तक, ठीक हो गया। सही, यानी कि जो हमारी क्लाइमेट चेंज इसमें आया है उससे उसके बाद फिर ये आपको नजर नहीं आया कहीं भी, ऐसी है जी? नहीं, कुछ नज़र इसलिए नहीं आया कि केला भी बहुत अच्छी पैदावार देने लग गया, तो वो जी जी। वहाँ के मालिकों ने वो कल्चर ख़त्म कर दिया। तो हाँ जी हाँ कसूर जी। में फिर आलू आ गए, नारोवाल में आलू आ गए, तो जी अमरूदों जी के बाग ख़त्म हो गए। तो ठीक। ये बेस एक तो ये थी। दूसरे सर ये टोटल इस वक्त मुल्क में कितने एकड़ पर काश्त हुआ है? ये कलर कार में मेरे दोस्त ही हैं सही साहब जिन्होंने लगाया था। जी जी। टोटल कितने किन्होंने, एकड़ क्या नाम है उनका? सईद कलर साहब, कार में कौन है उनका, काइंडली नाम बताइएगा। सईद साहब जो आप उधर वो ट्रायल किया था, ये हार्वेस्ट किए थे, जो वो आई थी मैडम सानिया भी उधर आई थी और PRC के चेयरमैन भी आए थे। हाँ वो उबैदुल्ला साहब हैं, उबैदुल्ला साहब। उनके भाई होंगे ना, वो ये एक एकड़ लगाया अच्छा था अच्छा, उन्होंने। सही 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 सही। उबैदुर रहमान साहब हैं वहाँ पे ना, जो उस फार्म को मुझे एग्रोनिक्स भी, फार्म के नाम से बल्कसर में ना, हाँ जी, उनके मुझे भी उनके भेजा पास। था। जी जी, 1 एकड़ उनके पास है जी। अच्छा, उसके साथ साथ कलर कहार में एक बुशाल खुर्द गांव है, 1 एकड़ वहां पे है। फिर ये बनु मुख्तार फार्म्स है, इन्होंने ये शरकपुर के करीब इनका फार्म है, 1 एकड़ इनके पास है। जानता हूँ मैं उनको जानता हूँ। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, अब ये 3 एकड़ तो वो है जो मतलब इसको कहते हैं कि 1 एकड़ की क्रॉप, इसके अलावा बाकी किसी ने
10 मरले लगाया हुआ है, किसी ने 1 कनाल लगाया हुआ है, किसी ने 5 मरले लगाया हुआ है। ऐसे को 8-10 फार्मर ऐसे हैं जो हमसे हमारे साथ अटैच होकर ट्रेनिंग लेके इस पे कर रहे हैं और उनकी अच्छी क्रॉप जा रही है। तो ओवरऑल तो अभी ये 3-4 एकड़ ही है, इससे ज्यादा नहीं है। बाकी कुछ लोगों ने इसको पिछले सालों में लगाया है, लेकिन उसमें फेलियर मिली है, मतलब कि जिन्होंने अपने तौर पे बाद में हमें आके स्टोरीज बताई कि जी हमने इसको लगाया ऐसे, ग्रीन नेट ऊपर डाली, लेकिन हमें वो उसमें प्रोडक्शन नहीं आई, पूरी की पूरी क्रॉप फेल हो गई, या जितना सीड डाला था उससे आधा भी नहीं निकला। तो अब ये जैसे वैदर रहमान साहब ने आपने अभी जिक्र किया, जहाँ पे सानिया निश्चर साहबा ने वो किया हुआ था, इफ्तिताह किया था, वहां पे उनके पास 6 टन प्रोडक्शन आई थी इसकी। तो इस साल जो उन्होंने इसको किया है तो 1 एकड़ ही है, लेकिन वहां पे उनको ना वाटर इशू है, जिसकी वजह से ना उनकी क्रॉप इस साल इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन जो कलर खार मैंने बताया, बुशालखुर्द वो गांव है, वहां पे जो फार्मर है उसकी क्रॉप पिछले साल बहुत अच्छी थी। पिछले साल उसका ट्रायल छोटा था, 1 टनल थी, और इस साल उसका 1 एकड़ है, लेकिन वो बड़ा अच्छा उसका वो ट्रायल जा रहा है। इसी तरह हमारे पास इधर जो ट्रायल्स हैं वो 4 टनल्स हैं बड़े। ये पिक्चर भी मैंने पहले शेयर की थी स्लाइड में। तो कभी आप इधर आएँ तो आपको हम पूरा उसमें डिटेल विजिट भी देंगे इंशाल्लाह। बाकी फार्मर्स के लिए मैं भी तो ओपन सर बहुत इन्विटेशन है। मैं तो बहुत आता हूँ ये रिसर्च में। जी मोस्ट क्योंकि जिस वेलकम समय वो सर, जो खेत मोस्ट चीमा वेलकम। सर आप चेक जब करने आए गए, तो जी 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 ठीक हो गया। तो आप जब वो दोबारा खेत यू चीमा सर सर्च जब आए। चेक कर रहे थे तो मैं भी साथ ही था। अच्छा 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 साथ ठीक से हो गया। मिला के मैं वो कॉन्फ्रेंस में रह गया तो वो आगे देखने चला। अच्छा अच्छा ठीक हो गया। तो अब जब दोबारा आए तो प्लीज आप मुझे मौका दीजिएगा, तो इंशाल्लाह मैं मैं आपको विजिट आपके भी पास ही करवाऊंगा। तो आता हूँ, डॉक्टर मुजीब साहब के पास आता हूँ। अच्छा शेख अच्छा इकबाल मोस्ट साहब मेरे अच्छे दोस्त हैं। जी 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 वो जी जी मैडम बिल्कुल। नसीम और शेख तसीम इकबाल उनके साहब पोटैटो हस्बैंड के हैं। बड़े माशाल्लाह अच्छे हाँ जी, एक्सपर्ट वो हैं। हमारे जी जी बिल्कुल ऐसे ही। जी जी मैं आपकी बिल्कुल बात ऐसे। को सर यहाँ पर सॉरी इंटरप्ट करता हूँ। ये अमर साहब बहुत अपने तो मैंने अभी इसकी थोड़ा सा देखा तो तकरीबन पाकिस्तान कोई ये 111 मिलियन डॉलर की, तो इसको अगर अरब बताएं तो पता नहीं कितने अरब बनते हैं, तो इतनी इसकी हाँ इंपोर्ट जी होता बिल्कुल है। बिल्कुल। तो लेकिन ये 25 से चूंकि 30 अरब बन जाते हैं जी जी बिल्कुल। 30-40 अरब रुपए, तो हाँ हम जी यही कहते हैं कि पाकिस्तान को खुद कफील भी और एक्सपोर्ट भी करे। तो इसके ऊपर जो रिसर्च आप कर जी रहे जी हैं बिल्कुल। उसको मतलब और थोड़ा सा हम बड़ा केयरफुल होते हैं साभी इस तरह की चीज़ों में, चूंकि कई सारे ऐसे स्कैम बने हुए हैं कि वो जी अदरक की फसल उगाएं और करोड़ों रुपया कमाएं। तो हम वो नहीं चाहते, हम कहते हैं कि साइंटिफिक तरीकों से जो आप चीज़ जी कर रहे हैं बिल्कुल उसी को प्रमोट बिल्कुल किया जाए। तो हम आपके बिल्कुल साथ हैं। आपकी स्लाइड्स हैं तो आप बिल्कुल क्विकली इनको स्कैन कर लें ताकि खत्म हो जाएं। तो फिर मैं आज के टॉपिक में हम थोड़ा सा पोटैटो को भी टच करना चाह रहे हैं। जी जी प्लीज। ठीक जी जी ठीक प्लीज। हो गया। जस्ट मैं फिर ये एक ओवरव्यू दे देता हूँ इसमें ना। जी ये प्लीज कुछ रोशन। हमारी डिफरेंट वैरायटीज का ना एक जस्ट पिक्टोरियल व्यू है। ये 9 मंथ्स के बाद इसकी, पिछले साल की, इस सर साल की ओवर क्रॉप। आमिर साहब सॉरी आपको काट रही हूँ, एक ओवरव्यू भी दीजिएगा और एक ये भी थोड़ा सा बता दीजिएगा कि हमारे बहुत से काश्तकार जो वो नई इनोवेशन जो उसको बड़ा फॉलो करते हैं, तो अगर कोई इसको खुद फरवरी में इसको काश्त करना चाहे तो वो टनल पे अगर आप रफ रफ सा थोड़ा सा खर्चा भी बता देंगे, अगर बहुत से थोड़े से रकबे पे भी अगर काश्तकार जो है उसको लगाना चाहे तो उनका क्या खर्चा वो उठाते हैं, उसके बाद फिर हम चलते हैं। उसमें ना सबसे जो अच्छी टनल रहेगी ना वो वॉक इन टनल। वॉक इन टनल में वो 20 फुट की लेंथ होती है। ये पाइप की, जीआई पाइप की, उसको डाई के साथ वो डी बना ली जाती है। तो उसका जो हमने मतलब उसका एस्टिमेट लगाया था वो 8 से 10 लाख की 1 एकड़ की उसकी कास्ट है, क्योंकि अब रेट्स काफ़ी उसके हाई हो चुके हैं। लेकिन उसकी हमने कास्ट को, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को देखना होता है कि कितनी है, लेकिन जब उसकी लाइफ की बात करें तो वो तो सालों में जाके उसने कास्ट में डिवाइड होना होता है। तो मेजर कास्ट जिसके पास तो टनल ऑलरेडी है, तो उसकी तो सीड की और वो इंसेक्ट सॉरी शेडिंग नेट की कास्ट है। बाकी अगर हम बात करें जो नया बंदा है उसके लिए, उसे टनल उसने इंस्टॉल करनी है, तो वो वॉक इन टनल 20 फुट वाले पाइप को बेंड करके उसकी बनाए। फिर उसमें शेडिंग नेट जो थाईलैंड से इम्पोर्टेड 2 मीटर बाय 100 मीटर का एक रोल, वो लास्ट ईयर उसका रेट था 21 से 22 हज़ार, यानी कोई 21 हज़ार का दे रहा था, कोई 22 हज़ार का। तो पर रोल मैं बात कर रहा हूँ। तो उसका जो बर होता है वो 2 मीटर का होता है, और उसकी जो लेंथ होती है वो 100 मीटर 100 मीटर होती है। तो इसका नेट का और इसकी लाइफ
3 से 5 साल, यानी कि जो क्लेम कंपनी बनाती है वो 5 साल क्लेम करती है, लेकिन हमारे पास दूसरा साल उसको चल रहा है और वो उसकी कंडीशन देख के लगता है कि ये 2 साल और निकाल जाएगा। यानी कि पाकिस्तान की क्लाइमेट में भी 3 से 4 साल और हो सकता है 5 साल भी वो नेट निकाल जाए। तो ये इसमें मेजर है। बाकी सीड की कास्ट आ जाती है, तो उसमें मैंने यही अर्ज किया कि आप जो मंडी से खाने वाला अदरक की है वो उन दिनों 150 से 200 रुपये किलो होता है, तो वही आप ले सकते हैं। अगर आपके पास लोकल किसी फार्मर का सीड अवेलेबल नहीं है तो उसी से काम चला सकते हैं, बस ये कि सीड की मकदार ज़्यादा ले लें। तो ये बाकी फर्टिलाइजर्स जो हैं उनका खर्चा ओवरऑल अगर देखा जाए, जिसकी अगर कास्ट ऑफ प्रोडक्शन हम निकालते हैं ना, तो वो 6 से 7 लाख बनती है रनिंग कास्ट, यानी कि उसमें ये सीड और ये फर्टिलाइजर और ये सारी चीजें ऐड करके। अच्छा, जी ये जी जस्ट सर, एक ठीक। ना वो टॉर्च जिंजर और जिंजर का एक कंपैरिजन जस्ट वो दिखाया गया है। टॉर्च जिंजर वाइल्ड जिंजर होता है, ये ओपन जो क्लाइमेट है उसमें भी हो जाता है, इतना इशू नहीं है, लेकिन ये उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। ये उसकी वाइल्ड वैरायटी है, ये भी मार्केट में चल रही है। ये हम जस्ट लोगों को बताते हैं कि इस पर अभी काम की ज़रूरत है, इसमें फ्लावरिंग इंड्यूस करवाने की हम कोशिश कर रहे हैं। फ्लावर इसका इस्तेमाल हो सकता है, इसकी जो राइजोम है उसकी कोई यूटिलिटी हमें नज़र नहीं आ रही, ना कोई लिटरेचर इस पर मिला है हमें। ये उन्हीं का ही कंपैरिजन है। ये डिजीज़ेस की बात करें तो जैसे हमने पहले सी ट्रीटमेंट का और बाद में फिर ये होता है कि प्रिवेंटिव हम 1 महीने के बाद सॉइल ड्रेंचिंग, यानी कि सॉइल की अंदर जो जहर पाशी है वो करते हैं, तो उसकी बैक्टीरियासाइड की और फंजीसाइड्स की। डिजीज़ेस में बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट एक आती है कि उसमें गलाव आ जाता है, एक बैक्टीरियल विल्ट होती है कि पौधा पूरा ही सूख जाता है। सॉफ्ट रॉट से मुराद है उसका राइजोम, उसकी गंडी गल जाती है। इसी तरह फिर एक राइजोम रॉट होता है, वो फंगस की वजह से होता है, और नीमाटोड्स भी इस पे इफेक्ट करते हैं। बाकी इंसेक्ट इस पे बहुत ज़्यादा नहीं आता हमारे इधर पाकिस्तान में, सिंपली इस पे अमेरिकन वर्म आता है, जो जब उसको बाहर खाने के लिए कुछ नहीं मिलता तो वो थोड़ा सा इस पे अटैक करता है, वो भी एक आध स्प्रे आप कर दें तो कवर हो जाता है। लेकिन जितनी भी ये हमारे रस चूसने वाले कीड़े हैं वो इसके नज़दीक भी नहीं आते, क्योंकि ये इटसेल्फ ये रिपेलेंट है। ये एक हमारी कुछ इधर अदारा तहकीकात सब्जियात की जो एक टनल की पिक्चर है, ये भी डिफरेंट हमारा, ये लास्ट ईयर की पिक्चर है। ये फार्मर फील्ड पे जिसपे ये कह रहे थे ना मकसूद जट साहब, ये लेफ्ट साइड पे जो हमारे वो बल्कसर फार्म की पिक्चर है, राइट साइड पे भी उसी की है, लेफ्ट साइड पे नीचे जो पिक्चर है ये कलर कहार की है। ये टिश्यू कल्चर पे भी हम इस पे काम कर रहे हैं। पिछले साल हमने 30 रुपए का एक पौधा तकरीबन 4,500 प्लांट्स फार्मर्स को दिए थे। 2-2.5 प्लांट हमने अपने फार्म पे भी लगाया हुआ है में, वो भी विजिटर्स आके देख सकते हैं उनकी कंडीशन। फार्मर पे भी कुछ साइट्स पे अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसी तरह ये हमारी टिश्यू कल्चर लैब का एक व्यू है। ये ग्रीन हाउस फैसिलिटी हमने इसके लिए डेवलप की है जहाँ पे टिश्यू कल्चर प्लांट्स को हार्डन किया जाता है। अच्छा, इसमें एक ये चीज़ है सीड के हवाले से कि इस साल हम 8,000 प्लांट ऑलमोस्ट मतलब 8,000 के करीब सेल करेंगे, और उसका रेट भी जो डिसाइड करेगी गवर्नमेंट। पिछले साल 30 रुपीज़ का एक प्लांट था, इस साल भी मोर और लेस 30 के करीब ही एक्सपेक्टेड है। तो वो भी इंशाल्लाह हम थोड़े थोड़े सारे फार्मर्स को देंगे कि जो जिनके पास सेटअप होगा जो उसको ग्रो कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे ही हमारे थैंक यू सो मच, सीड की है, यानी कि थैंक यू फुट सो ड्राई मच क्रॉप। आमिर साहब, जी, थैंक यू सो मच। जी डॉक्टर खालिद साहब, आपकी ये एंड होगी ये प्रेजेंटेशन, जी ठीक तो है जी। अमर साहब आपने तो हमारी आंखें भी खोल दी हैं और हम तो सोच रहे हैं कि जी आई जी थिंक दिस इज मतलब इनोवेशन चाहिए आप जिसको हम कहते हैं ना नेक्स्ट लेवल अगले जो अगर हमारे जिम्मेदार की आमदन बढ़ानी है तो उसको इस तरह की चीज़ों में आना होगा। और ये हम बाहर मुल्कों में भेज सकते हैं। पाकिस्तान को डॉलर चाहिए इस वक्त शदीद, हमें तो अशद ज़रूरत है डॉलरों की। बिल्कुल तो इस बिल्कुल। पे रिसर्च और जो आप करें, मेरे ख्याल में ये जो आपने ये जो पोठवार की वैली का बताया कि इसमें भी मतलब नाइट टाइम टेम्परेचर काफ़ी सितंबर में ही पहले वाले दिनों में अच्छा हो जाता है। तो आई डोंट नो जी जी बिल्कुल। कि मतलब आप इस एग्जैक्ट सोइंग डेट सोइंग टाइम मतलब वो वैल्यू हर रीजन की वेरी करेगी। जी तो जी इस पे बिल्कुल। इंशाल्लाह आपसे और डिस्कशन करते रहेंगे। तो मेरे ख्याल में आज टाइम तो हमारा अप हो गया, जी लेकिन बिल्कुल। जाने से पहले पहले जो है मेरे ख्याल मकसूद साहब से पूछते हैं। मकसूद साहब ये जिम्मेदार मकसूद साहब से चले गए हैं। मकसूद साहब जी, जिम्मेदारों आप चूंकि जिम्मेदारी से खुद ताल्लुक रखते हैं तो
ये एक रिस्क भी है, तो क्या जिम्मेदार इस तरह का रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, और अगर तैयार हैं तो वो कितना कैलकुलेटेड रिस्क हो सकता है? जी बताइए जरा अपना एक्सपीरियंस। फिर आप साथ में जो हमें पोटैटो के बारे में भी आपसे इस क्वेश्चन करेंगे, जरा पहले जरा इसके बारे में 1 मिनट में बता दीजिए प्लीज। सर आमिर साहब ने बहुत तफसील से बताया है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि इनपुट्स बहुत महंगी होती जा रही हैं, और अभी जो फार्मिंग है वो इनोवेटिव प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पे जाएगी। इन्होंने बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी दी है, और अगर थोड़ी सी मेहनत फार्मर्स भी कर लें तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ। परसों डायरेक्टर जनरल भी मेरे साथ ही थे पोटैटो की मीटिंग में। तो ये जो भी तरक्की इस मुल्क में हुई है वो रिसर्चर ने करवाई है। जब तक रिसर्चर नहीं थे, यूब रिसर्च नहीं था, तो आप देखेंगे थोड़ी थोड़ी सब्जियां होती थी, थोड़ी थोड़ी फसलें होती थी। ये फार्मर्स रिस्क लेंगे, उसकी वजह कि जब आमदन होगी तो रिस्क भी लेना पड़ेगा। अगर वो जीवन गार्लिक में आ जाते हैं, वहाँ करोड़ का 90 लाख का 50,000 का बीज बनता है, जो जिसका आगे पीछा भी नहीं होता कि कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं जा रहा। तो ये तो कॉम्पिटेंट बंदे हैं, ये नजीब साहब हैं, ये आमिर साहब हैं, पूरी टीम को मैं जानता हूँ, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। ये रिस्क लेंगे। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, इसके साथ ही हम थोड़ा सा, जो कि अभी आलू की फसल भी तैयार होने वाली है, जो कि आज इस टॉपिक तो वैसे चुकंदर का ही साल, लेकिन जो कि सावी ने पूरा 1 साल मुकम्मल कर लिया पिछले जो 3 सितंबर को हमारा प्रोग्राम था, 1 साल मुकम्मल हो गया। तो आपकी बहुत सपोर्ट रही, आपने हमें बहुत सपोर्ट किया, लेकिन जिम्मेदार भाई भी हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो है हम ये चाहते हैं कि ये जो नॉलेज सेंटर हमने बनाए इनको पढ़ें, इनको देखें, वहाँ पे सिर्फ सिर्फ साइंसी बुनियादों पर ही जो नॉलेज होता है वो प्रोवाइड किया जाता है, जो कि माशाल्लाह जो माहिर हजरात हैं, आमिर साहब जैसे, डॉक्टर आमिर साहब जैसे, और जो यूनिवर्सिटी के जो हमारे असातिज़ा कराम हैं, उनकी रिसर्च जो होती है हम उसको ही दिखाते हैं। तो अभी चूंकि हाल में पाकिस्तान फ्लड की सिचुएशन में है, अभी पानी का मतलब इसका बहुत हमारा फूड का क्राइसिस आ जाएगा। तो हमारी ये कोशिश है कि हम किस तरीके से सब्जियों में, वो कहते हैं हमारी दाल और सब्जी दोनों चीज़ें हैं जो हमारी खुराक का हिस्सा हैं। तो सब्जी में जो दूसरी जो एक इम्पॉर्टेंट या पहले नंबर पर इम्पॉर्टेंट सब्जी आती है वो आलू है, और आलू के साथ मटर है। और उसमें जो है हम डालते हैं थोड़ी सी अपना हल्दी भी डालते हैं, और उसमें थोड़ी सी आप अदरक भी डालते हैं। तो थोड़ा सा आप टच करेंगे आलू की सिचुएशन क्या है, और अभी से क्या प्रिपरेशंस करनी चाहिए जिम्मेदारों को? जी मकसूद साहब। सर आलू के जिम्मेदार इतफाक है कि बहुत एक्सपोर्ट होते हैं। तो ज़मीन तैयार करके सो सिंपल है। आलू और मकान की एक ही बात है। जिस तरह किसी बंदे ने पहले मकान नहीं बनाया होता, पहली दफ़ा जब मकान बनाता है तो वो एक्सपोर्ट हो जाता है। इस तरह आलू का जिम्मेदार 1 एकड़ भी लगाएगा तो वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो आलू की काश्त के मामले में तो कोई मसला नहीं। किसी भी जिम्मेदार को ज़मीन की तैयारी में ये बात देखनी कि खाद कितनी डालनी है, स्प्रे कब करनी है, बीज कितना डालना है, किस तरह संभालना है, वो अच्छी तरह संभाल लेता है। बाकी ये जो 3 4 5 6 दिन पहले टमाटर प्याज की जो मीटिंग थी कौमी सतह पर, मैं भी शामिल था उसमें। तो मैंने वहाँ भी बताया था कि हमारे पास मुल्क में बहुत आलू पड़ा है, और ये आलू वह सब्जी है जो सारा साल चलती है। पंजाब में सरकार की रिकॉर्ड के मुताबिक 93% 93% पंजाब में होता है। लेकिन चूंकि अभी दूसरे सूबों में काफ़ी होना शुरू हो गया, तो मैं समझता हूँ कि 85% पंजाब में ले आएँ, बाकी उधर चले जाएँ। तो पूरे साल में अगर एक इलाके से ख़त्म होता है तो दूसरे का शुरू हो जाता है, एक का ख़त्म होता है दूसरा तीसरा तसलसल होता है। तो हमारे स्टोर अब भी भरे हुए हैं। हम एक्सपोर्ट भी बहुत कर रहे हैं, फिर भी बहुत मुनासिब रेट पे आलू मार्केट में मिल रहा है। आलू फूड स्टेपल है, 4 नंबर पे है, बल्कि अब तो 1 नंबर पे 3 नंबर पे आ रहा है। तो आलू की कमी नहीं इंशाल्लाह आएगी। आलू बहुत लग रहा है और बड़े आसान तरीके से लग रहा है। हम हर साल अब सितंबर के आखिरी हफ्ते में हम एक बहुत बड़ा सेमिनार भी करते हैं, जिसमें 2-2,500-3,000 फार्मर्स आते हैं पूरे मुल्क से। उनको हम ट्रेनिंग भी देते हैं। दरमियान में भी छोटे छोटे फंक्शन करते रहते हैं। अगर सिंध से बहुत लोग हमारे पास आते हैं, बलूचिस्तान से आते हैं,
जिनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं, अपने पास भी रखते हैं, ट्रेनिंग भी रख देते हैं, खाने भी खिलाते हैं, हम पूरा ताउन करते हैं। आलू का 1 एकड़ भी नया जिम्मेदार बने तो हम बहुत कॉपरेशन करते हैं। बहुत शुक्रिया। आई थिंक आपने हमें थोड़ी सी होप दी है, तो लेकिन उसके लिए जो है जो कुछ नए इलाके में भी या कुछ लोग हमेशा चाहते होते हैं कि नई इनोवेशन करना चाहते हैं। जैसे मुझे याद है कि आपके दीपालपुर ओकाड़ा के अलावा जो है ये टोबा टेक्सिंग, गोजरा, फैसलाबाद, यहाँ पर भी आलू है, और जाते जाएं तो नीचे लैया की तरफ भी आलू है। तो सर उसके लिए लिया में तो जी जी लिया में तो बहुत है, कोट सुल्तानपुर और साथ साथ इलाका। अभी तो राजनपुर में बहुत पुराना लग रहा है, डेरा गाजी खां में लग रहा है। पिछले दिनों मैं गया था डेरा गाजी खां यूनिवर्सिटी में, डिप्टी कमिश्नर भी वहाँ मेरे अपने करीबी अजीज थे, तो उनके पास बैठा। वो को सुलेमान के जो एसी थे वो भी बैठे हुए थे। वो कह रहे थे उधर ट्रायल करो। हमने कहा अभी इधर इस साल हम उधर भी कर देंगे। अभी आप देखें कि उकाड़ा के बराबर विहाड़ी में आलू लग रहा है। जितना तकरीबन उकाड़ा में लग रहा है उसके करीब करीब विहाड़ी में है, लोधरा में है। आप ये देखें कि पेप्सिको की पहले फैक्ट्री जो है मुल्तान बनी है और अब रहीम यार खां में बना रहे हैं। उसका मकसद कि रहीम यार खां में ठीक ठाक पैदावार शुरू हुआ है तो वो बना रहे हैं, उन्होंने आलू लेना है। तो अभी 36-37 ज़िलों में, जो पंजाब के 37 ज़िले हैं, सब में आलू काश्त हो रहा है। सिंध में काफ़ी हो रहा है, बलूचिस्तान में चला गया है। ये लो सर, फिर चकवाल आप और अटक क्विकली में थोड़ा सा सर हमें ये कुछ तो इसकी वैरायटीज के बारे में तो इस पे एक बकायदा प्रोग्राम तो होगा, लेकिन उसके लिए अभी जो जिसने नहीं लगाया वो लगाना चाहता है, तो कुछ अपना जो सिफारिशात दे दें, वैरायटीज के बारे में बता दें कितने कास्ट करेगा और कीमतों के बारे में, ताकि थोड़ी सी ये जो है ना मालूमात हमारे जिम्मेदार भाई तक पहुंच जाए। जी ये इलाके के लिहाज से हैं। अगर कोई साहिवाल से आगे लगाता है तो उसको रेड वैरायटी लगानी होती है। फैसलाबाद टोबा भी रेड लगाता है, उकाड़ा, कसूर और नरवाल ये ज़्यादा वाइट लगाते हैं। तो इस वक्त जो बहुत अच्छा बीज है ना, वो समझें कि 34-35 रुपए की बोरी मिलेगी, और जो तीसरे साल का होगा। चलिए एक पहला साल गिनते हैं कि जब इम्पोर्टेड बीज हालैंड से आता है, उसके बाद 2 साल आगे लगता है, तो वो 35-3400 की बोरी मिलती है। बल्कि आज 2200 की जो है वो तोड़ा मिला है। 2200 का मकसद के 4400 की बोरी बनी, 55 kg का तोड़ा होता है। तो इस साल चूँकि बाकी आलू एक्सपोर्ट भी हो रहा है, थोड़ा सब्जियां शार्ट हो गई हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा महंगा भी हो गया है। तो बीज हमेशा महंगे होते हैं, बीज की पैदावार कम होती है। तो हमारी इस वक्त मुल्क में कोई 200 के करीब, बल्कि 200 से ज़्यादा वैरायटीज़ हैं। लेकिन सुरख वैरायटी में डूना स्टार है, ये आस्टक्स है, क्रूडा है, लेडी रोजीटा है जो चिप्स वाली है, लेडी रोजीटा। ये हमारे बहुत अच्छी वैरायटीज़ हैं। क्रूडा है, अर्ली वैरायटी है। ये जिधर जिन लोगों ने सुरख लगाने हैं ये वैरायटीज़ अच्छी हैं। जो हमारी सफ़ेद में है वो 2-3 वैरायटी ज़्यादा लगाते हैं जो एक्सपोर्टेबल है। बाकी साथ साथ तो मिलांटो है, सांते है, ये सब लगाते हैं। तो वैरायटी की पैदावार अच्छी है, सबकी अच्छी है। बस जो जानी होती है एक्सपोर्ट के लिए, वो 3 वैरायटी फिलहाल जा रही है। इसलिए हम ज़िम्मेदारों को रिकमेंड करते हैं, खासकर बड़े ज़िम्मेदारों को, कि वो वैरायटी लगाएं जो एक्सपोर्ट भी हो सके, जो स्टोर कीपिंग भी हो, जो डेयरी में भी आ सके। जो छोटे ज़िम्मेदार हैं हमारे, नए जो 5-7-10 एकड़ लगाते हैं, उन्होंने तो मौके पे बेचना होता है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत शुक्रिया। इसमें अब कितने बोरी लगेंगे आपके अभी बीज के लिए? बीज के लिए उकाड़ा साहिवाल की या कसूर की 13 बोरी लगेगी। 13 बोरी 1500 लगेंगे। किलो 1500 किलो कह सकते हैं, लेकिन 100 किलो कम भी हो तो गुजारा हो जाए। और 1500 किलो लगाएंगे, और हमारी पैदावार कितनी इससे जो है, अगर हम अच्छे तरीके से जो जिस तरह हमने से आप बताते हमने हैं? एक हमने एक म्यार बनाया है कि कोई जिम्मेदार 100 बोरी नहीं निकाल सकता। बोरी 122 किलो की होती है। अगर 100 बोरी नहीं निकाल सकता तो उसे नहीं लगाना चाहिए। लेकिन हमारे जो बहुत तरक्की पसंद काश्तकार हैं, उनकी 125-30 बोरी आराम से।
जबरदस्त, माशाल्लाह, वेरी गुड, वेरी गुड। ये तो बल्कि इस बहुत दफ़ा 152 बैग्स आए हैं इस दफ़ा, बहुत वैराइटीज़ के। और रिकॉर्ड जो है वो पुखराज जो बीज इंडिया का है, उसका रिकॉर्ड जो पुष्कर और पुखराज का था 239 बैग थे। 239, 239। हाँ जी, 239 बोरी अच्छा जी, रिकॉर्ड है, लेकिन अभी बीज वो बंद हो गया, थोड़ा बहुत रह गया, वो इंडिया से आ ही नहीं रहा अभी। सही, ठीक है, ठीक है। चले इस पे जी एक इंशाल्लाह जो है ना इसी को हम, जो कि आज टाइम बहुत लेट हमने रखा, और मैं आमिर साहब के मशहूर हूँ, वो भी टाइम पे हमारे साथ काफ़ी देर से रुके हुए हैं। तो आमिर साहब, कोई अच्छा सारा आप कोई क्वेश्चन है सारा, एनीथिंग, किसी ने कोई हमारे फेसबुक पेज से कोई सवाल पूछा हो? तो अमर साहब, आपका वही तो आपने चैनल बताया, वो हम शेयर कर देंगे अपने लिंक से लोग अपने जिम्मेदार हजरात तक। और आप जाने से जी पहले थैंक यू। अगर आप कोई सिर्फ एक समराइज कर दें फ्यू वर्ड्स में, जी जी, आज जी की बिल्कुल, सारी मैं जो। इसमें, हाँ जी, इसमें सिंपल यही कहूँगा कि अभी जिन फार्मर्स के पास टनल और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम मौजूद है, वो इसको करें और प्रॉपर वे के साथ लर्निंग करके करें। हम इंशाल्लाह इसमें हर साल एक ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं, तो पिछले 2 साल से ये जारी रहा है। इस साल भी फरवरी के अंदर एक्सपेक्टेड है, वो पूरा हम उसको सोशल मीडिया पे भी अनाउंस करेंगे। तो उस ट्रेनिंग में बकायदा हम ना सिर्फ ये टेक्नोलॉजी को प्रेजेंटेशन देते हैं, बल्कि प्रैक्टिकली फील्ड में परफॉर्म करके भी दिखाते हैं कि फार्मर ने इसको कैसे करना है, सीड ट्रीटमेंट कैसे करना है और सोइंग उसकी कैसे करनी है। तो उसमें मैसेज यही है कि ऐसे ही अपने तौर पे तजुर्बात करके अपने जो जिसे हम कहते हैं कीमती वसाइल को ज़ाया ना करें। इसको करना है तो प्रॉपर वे से करें। और सबसे पहले फिर ये करें कि जो जिनके पास वसाइल भी हैं, वो पहले साल वो अपना ट्रायल छोटा रखें, और ताकि उसको लर्निंग करके सीखने के बाद फिर उसको स्पेंड करें, वो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक। तो यही सिंपली एक मैं कहना चाहूँगा। और दायरा तहकीकात सब्जियात हर टाइम, जो जब मर्जी आप इसमें आए, एक तो हम ट्रेनिंग करवाते हैं, फील्ड डे करवाते हैं, उसके अलावा भी अगर कोई फार्मर हमारे पास आता है तो हम उसको ना सिर्फ एजुकेट करते हैं, बल्कि पूरा उसको गाइड करते हैं और बैकअप भी देते हैं कि वो बाद में भी हमसे रब्ता कर सके। बाकी आपका बहुत शुक्रिया जी कि आपने ये शुक्रिया अपने रावी के जी, प्लेटफॉर्म से फार्मर तक एक बड़ा जो इम्पोर्टेंट जिसकी आज ज़रूरत है कि मैक्सिमम लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। लोगों को बेसिकली पता ही नहीं होता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती। वो यूट्यूब की जो इन्फॉर्मेशन है, या जिसे हम कहते हैं कि जो जिसे समटाइम अनकम्प्लीट उनकी इन्फॉर्मेशन होती है, उसकी बेस पे शुरू करते हैं और फिर और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि नुकसान उठाते हैं। और इस तरह फिर ये फेलियर फिर आगे लोगों को भी बताते हैं और लोग इस तरफ फिर आते नहीं हैं। तो इंशाल्लाह हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे, और सावी के साथ भी मज़ीद कोई अगर आपकी ऐसी फर्दर कोई ऐसी इवेंट हुआ तो उसमें भी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इससे भी बेहतर तरीके से उसमें शमूलियत करें। थैंक यू वेरी मच जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका आमिर साहब। आमिर साहब, आपने वो जो जी उर्दू की थैंक प्रेजेंटेशन है वो भी शेयर कर दीजिएगा, हम अपने ग्रुप्स में शेयर कर देंगे। और हमारी कोशिश रहती है कि जो चीज़ें साइंसी बुनियादों पे हों, ऐसे नहीं हो कि किसी ने यूट्यूब के चैनल के वो बढ़ाने के लिए जो है ना, तो हम तो इस जी चीज़ पर हमारी कोशिश डे वन से है, चूँकि मकसूद साहब हमारे उस्ताद भी हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं, तो हम जी जी। हमें तो ये डे वन से जानते हैं। कोशिश नहीं यही नहीं, है कि ज़रूरत हम इसी इस चीज़ की इल्म है। को बढ़ाएं। तो मकसूद साहब, आप कोई बिल्कुल ऐसा। क्लोजिंग रिमार्क्स देना चाहें तो आज की बैठक को बर्खास्त करते हैं। बहुत शुक्रिया जी मकसूद साहब। सर मैं एक तो शुक्रिया अदा करता हूँ सावी का, मैडम का भी, कि उन्होंने स्पेशल फ़ोन किया और मौका दिया। और थोड़ा दूसरा, सा डॉक्टर, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए, करीब ला, तो फोन के करीब ले आ एक जाइए। तो सावी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे मौका दिया। मैडम ने भी फ़ोन किया, 2 दफ़ा पैगाम भी दिया। और आमिर साहब ने बहुत अच्छी एक प्रेजेंटेशन दी, और दूसरी उस फसल को प्रमोट किया जिसकी हमारे मुल्क में ज़रूरत है और महंगी भी है। अल्लाह करे कि ये बहुत कामयाबी हो और का मामला हो। तो इंशाल्लाह। आपकी बहुत मेहरबानी। एक बात आप ज़रूर किया करें कि जो सावी में आप शेयर तो कर देते हैं, लेकिन कुछ जो इंटरेस्टेड ज़िम्मेदार हैं उनको इनफरादी तौर पर भी पैगाम भिजवा दिया करें, मैसेज दे दिया करें, ताकि वो ज्वाइन कर सकें और वो फ़ायदा उठा सकें। या मुझे बता दिया करें, मैं अपने मेंबर्स को
ज्वाइन करवा दिया करूँगा, जो इंटरेस्टेड हो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से इंजॉय कर। अमर साहब बहुत मेहरबानी है। अमर साहब एक बात बताऊं कि आपके महकमे से वेजिटेबल डिपार्टमेंट से हमारा 79 से रब्ता है। हमारी जो सोसाइटी है पोटैटो की वो 79 से बनी थी। उस वक्त से वेजिटेबल और पोस्ट हार्वेस्ट ये दोनों से हमारा बहुत रब्ता है। बहुत मेहरबानी जी सर खालिद साहब आपकी, बाकी पूरे साथियों की कि वो बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका भी, मेहरबानी आपकी। और सर आपने टाइम भी निकाला, और ये आपकी बहुत ज़रा नवाजी है। और हम बड़े, और ये अगर आपकी तरह मैं कहूँ कि आप हमारे 2%, 3%, 4% किसान भी सोचना शुरू कर दें तो हम मुल्क को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। ये जो पोटैटो की इंडस्ट्री है, मुझे आपको पता हॉलैंड में पूरा इसकी इकोनॉमी पोटैटो पे मुनहसर है, ठीक है, आलू के ऊपर। तो इंशाल्लाह आपके साथ राब्ते में रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। आज के प्रोग्राम को जो है क्लोज करते हैं और अपने मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाल्लाह सावी के साथ जुड़े रहिए। सावी की ऐप को डाउनलोड करें, वहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी। हर फसल के ऊपर हमने जो तहकीक की होती है उसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ मौजूद होती है, तो आप उससे फ़ायदा उठाइए। तो अल्लाह आपका हामी नासर होगा। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर।